हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। शुरू करेंगे आज के सेशन को, आज के हमारे डेली करंट अफेयर को, और यहां पर हम डिस्कस करेंगे 25 अक्टूबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को आराम से सुनिए, रिलैक्स होकर सेशन को देखिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, शुरू करते हैं 25 अक्टूबर के करंट अफेयर को। पीडीएफ के लिए आप क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए। डेली करंट अफेयर की आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी और डेली करंट अफेयर का मॉक टेस्ट भी आप एप्लीकेशन पर लगा पाएंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन 25 अक्टूबर के करंट अफेयर में देखिए, अंकटाड के 16वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है। यहां पर बात की जा रही है अंकटाड की। यूनाइटेड नेशन की एक ऐसी संस्था है जो कि पूरे वर्ल्ड में ट्रेड को बढ़ाने के लिए काम करती है, स्पेशली ऐसे देश जो कि मिडिल इनकम वाले देश हैं या फिर लोअर इनकम वाले देश हैं। इन देशों में ट्रेड को बढ़ाने के लिए काम करता है अंकटाड। इसकी 16वीं एनुअल समिट आयोजित की गई है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। ओके, आयोजन कहां पर? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। देखिए, उद्देश्य क्या है या फिर इसको कॉन्फ्रेंस को आयोजित क्यों किया गया, तो यहां पर नॉर्मली चर्चा की जाती है कि ट्रेड को किससे बढ़ावा दिया जा सके, ट्रेड के माध्यम से मिडिल इनकम वाले, लोअर इनकम वाले देशों को कैसे डेवलप किया जा सके, ट्रेड को बढ़ाने में इन फ्यूचर क्या क्या हर्डल आ सकते हैं, है ना, पॉलिसीज को लेकर क्या हर्डल आ सकते हैं। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अंकटाड की कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है। तो जो 16वीं कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई उसमें भी इसी बात की चर्चा की गई। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका आयोजन किया गया। यहां पर एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म को भी लॉन्च किया गया जिसका नाम है न्यू सेविला फोरम ऑन डेट। एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पर ऐसे देश जो कि लोन लेते हैं दूसरे देशों से और ऐसे अमीर देश जो कि लोन देते हैं, ये सभी एक ही मंच पर रजिस्टर्ड होंगे ताकि कर्ज लेने और देने में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, फेयर तरीके से कोई भी देश लोन ले और दे। तो इसके लिए एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, इसे नाम दिया गया न्यू सेविला फोरम ऑन डेट। इसको कहां पर अनाउंस किया गया या लॉन्च किया गया, तो अंकटाड की 16वीं एनुअल मीटिंग में, आयोजन स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। ओके, तो देखिए 20 से लेकर 23 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया गया था। दुनिया की डेवलपिंग कंट्रीज में ट्रेड को बढ़ाने के लिए ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। नॉर्मली तो कॉन्फ्रेंस की थीम नहीं पूछी जाती है, फिर भी अगर हम देखें तो शेपिंग द फ्यूचर ड्राइविंग इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर इक्विटेबल, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यह थीम रखी गई थी अंकटाड की 16वीं कॉन्फ्रेंस की। यहां पर यह कॉन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि 4 साल में एक बार इसका आयोजन होता है। ओके, तो काफी समय बाद इसका आयोजन किया गया 2025 में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। अंकटाड के बारे में आप जान ही गए हैं कि संस्था का काम क्या है। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में ही इसका हेडक्वार्टर है और एनुअल समिट का आयोजन भी यहीं पर किया गया। इसके सेक्रेटरी जनरल रेबिका ग्रेनस्पैन है जो कि कोस्टा रिका देश से आते हैं। तो ये सेक्रेटरी जनरल के पद पर है अंकटाड के। आगे, गुजरात में किस हड़प्पा स्थल पर 4000 साल पुराने राजमार्ग होटल की खोज की गई है। गुजरात के कच्छ में हड़प्पा का एक प्लेस देखने को मिलता है जिसका नाम है कोटाडा भादली। कोटाडा भादली ये गुजरात का एक प्लेस है, कच्छ में देखने को मिलता है और हड़प्पा सिविलाइजेशन का प्लेस है। अभी हुआ यह है कि यहां पर 4000 साल पुराना राजमार्ग होटल खोजा गया। देखिए, आज जो हम सिविलाइजेशन, जो अभी हमारी सोसाइटी है ना, वहां पर भी क्या होता है, जो हाईवेज होते हैं वहां पर हमको व्यापारियों के स्टे के लिए, जो ट्रक ड्राइवर होते हैं या फिर जो भी होते हैं उनके स्टे के लिए हमें होटल देखने को मिलते हैं नेशनल हाईवेज पे। हड़प्पा सिविलाइजेशन में ये 4000 साल पहले बनाए जा चुके हैं राजमार्ग होटल, और ये खोजे गए हैं गुजरात में। जो हड़प्पन साइट है कोटाडा भादली, यहां पर इसकी खोज की गई है। अभी तक हम मानते थे कि जो सिल्क रूट है जो कि चाइना से यूरोप तक जाता है, केवल उसके बीच में ही हमें ये राजमार्ग होटल के साक्ष्य देखने को मिलते थे। अब मिडवल हिस्ट्री में ये साक्ष्य देखने को मिलते हैं और हम यही मानते थे कि शायद उसके पहले कभी भी राजमार्ग होटल का कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन पहली बार हड़प्पा सिविलाइजेशन में ये 4000 साल पुराना राजमार्ग होटल खोजा गया है
कोटाड़ा भादली नाम के प्लेस पर गुजरात के कच्छ में। यह हाईवे है और ये छोटे छोटे से प्लेस बने हुए हैं। जो भी व्यापारी ट्रेड के लिए आते थे, है ना, वो यहां पर आकर रुकते थे, दूर दूर से आते थे, है ना, जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है वहां से आते थे व्यापार के लिए, तो वो रुकते थे यहां पर आकर। जो भी व्यापारी आएगा वो स्टे करेगा, कहीं पर भी आएगा तो थका हुआ, तो इसे नाम दिया गया है कारवा सराई। कारवा जो आने जाने वाले लोग हैं और सराय मतलब उनके निवास के लिए, बैठने के लिए, आराम के लिए कोई स्थान। तो ये कारवा सराय खोजा गया है हाईवे होटल गुजरात के कच्छ में, कोटाड़ा भादली नाम के यूनेस्को हड़प्पन साइट पर, जो कि गुजरात के कच्छ में स्थित है, 4000 साल पुराना। ओके, तो इसके उत्खनन का जो काम है ना 2010 से 2013 में किया गया था। अब 2025 में इसकी स्टडी को प्रकाशित किया गया और इसमें पता चला कि ये जो गुजरने वाले, ट्रेड करने वाले लोग हैं, कारवा के जो लोग हैं, उनके लिए स्टे के लिए इन्हें बनाया गया था। हाईवेज पर इनका निर्माण किया गया था ताकि जो भी व्यापारी निकले उनके लिए यहां पर वो आराम कर सके। इंटरेस्टिंग है। अभी तक तो हम मानते थे कि सिल्क रूट पर ही ये देखने को मिले मिडवल हिस्ट्री में, लेकिन अब इसके पुराने साक्ष्य भी हमको देखने को मिले हड़प्पन सिविलाइजेशन में। हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट है कोडाड़ा भादली, जो कि गुजरात के कच्छ में स्थित है। अगर हम ऑल ओवर बात करते हैं, अगर नजर डालते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन पर, तो हमें पता चलता है कि वर्ल्ड की सबसे प्राचीनतम नगरीकृत सभ्यता, यहां पर ये जो स्टे के लिए होटल बने ना, इससे पता चलता है कि भाई ये कितने एडवांस थे उस वक्त। जो आज हम कॉन्सेप्ट हमारी सोसाइटी में यूज कर रहे हैं, उस वक्त हड़प्पा सिविलाइजेशन उनको यूज कर चुका है ना। तो वर्ल्ड की पहली प्राचीनतम नगरीकृत सभ्यता हड़प्पा सिविलाइजेशन है, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। पीरियड देखने को मिलता है 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक। ये ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है एक प्रकार की। भारत के अलग अलग राज्यों में हड़प्पा के काफी सारी साइट्स खोजी गई है सिंधु घाटी सभ्यता की। सबसे पहली जो साइट खोजी गई थी सिंधु घाटी सभ्यता की वो हड़प्पा थी, है ना। 1921 में दयाराम साहनी ने रावी नदी के किनारे हड़प्पा की खोज की थी और 1 साल बाद मोहनजोदड़ो खोजा गया सिंधु नदी के तट पर। तो ये अगर हम सबसे ईस्ट साइड देखते हैं इंडिया में हड़प्पा सिविलाइजेशन की, तो ये यूपी के मेरठ में देखने को मिलती है आलमगीरपुर। सबसे वेस्टर्न देखते हैं तो ये बलूचिस्तान में है, तो सुतका गेंडोर के नाम से इसे जाना जाता है। नॉर्थ में सबसे साइड देखें तो ये मांडा जम्मू कश्मीर में, और सबसे साउथ में अगर इंडिया में इसकी साइड देखें तो ये दायमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। हड़प्पा साइड से सारी की सारी। आगे आइए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल निशस्त्रीकरण सप्ताह कब मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन के द्वारा हर साल डिसआर्मेंट वीक मनाया जाता है 24 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक। यूनाइटेड नेशन का जो फाउंडेशन डे है 24 अक्टूबर, यहां से एक हफ्ते तक 30 अक्टूबर तक मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा डिसआर्मेंट वीक, निशस्त्रीकरण सप्ताह। पूरे वर्ल्ड के देशों को, लोगों को निशस्त्रीकरण के प्रति प्रोत्साहित करना कि भाई जो वेपन्स बनाए जा रहे हो ना वो मानवता को खत्म कर देंगे। अलग अलग प्रकार के समय के साथ नए नए प्रकार के वेपन्स का यूज किया जा रहा है देशों के द्वारा। न्यूक्लियर थ्रेट तो था ही, इसके अलावा अब केमिकल थ्रेट भी बढ़ता जा रहा है, बायोलॉजिकल वेपन्स भी बनाए जा रहे हैं काफी सारे देशों के द्वारा। तो इन सभी के प्रति लोगों को और देशों को जागरूक करना कि भाई आप शस्त्र जो हैं, जो हथियार हैं, उनको कम करने का प्रयास करो। इसके लिए देशों को अवेयर करना पूरे वीक मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा डिसआर्मेंट वीक के नाम से। उद्देश्य दुनिया को वेपन्स के डिसआर्मेंट के बारे में प्रेरित करना, निशस्त्रीकरण के लिए। तो 24 से लेकर 30 अक्टूबर तक मनाया जाता है। वैसे 23 अक्टूबर को एक डे और मनाया गया था जिसकी हमने बात नहीं की, लेकिन यहां पर हमें लेना पड़ेगा, इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे। ये 23 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। ये स्नो लेपर्ड के संरक्षण के लिए है। 2025 में प्रोटेक्टिंग द माउंटेन गार्जियन, ये थीम रखी गई है इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे की। तो ये मनाया गया 23 अक्टूबर को। हमारा क्वेश्चन डिसआर्मेंट वीक से है, तो 24 से लेकर 30 अक्टूबर तक मनाया जाता है और पहली बार यूनाइटेड नेशन के द्वारा 1978 में इसकी शुरुआत की गई थी। डन। डे भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
यहां पर आप सभी को आज का ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं। आप सभी सिविल सर्विसेज के लिए आरएम 2.0 बैच को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। बायलिंगुअल बैच है आपके लिए, स्पेशली जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या स्टेट में पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टेट की सिविल सर्विसेज की एग्जाम की, तो उनके लिए आप आरएम 2.0 बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और आप सभी स्टूडेंट के लिए हमने एआई गुरु जो कोर्स है उसे इंट्रोड्यूस किया है। आप एआई कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यह आपको आपकी तैयारी को बूस्ट करने में काफी मदद करेगा। तो इन दोनों की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इन्हें अवेल कर सकते हैं। और इसके अलावा क्रेजी जिकेट्री के एप्लीकेशन और रूट एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिएगा। काफी सारे एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेज भी आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। ओके, तो काफी अफोर्डेबल प्राइस में अभी के लिए आपको देखने को मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे हम। वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 का पुरस्कार भारत के किस बैंक को दिया गया है? वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025, यह अवार्ड भारत के जिस बैंक को दिया गया यह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक का एसबीआई को अवार्ड दिया गया है 2025 में। और यह अवार्ड एसबीआई के चेयरमैन चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी ने प्राप्त किया। दिया किसने? तो एक ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन है ना, इसके द्वारा ग्लोबल फाइनेंस अवार्ड दिए जाते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में दिए जाते हैं। वॉशिंगटन डीसी में अभी वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की एनुअल मीटिंग का आयोजन किया गया था यूएसए के वॉशिंगटन डीसी में, और यहीं पर ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने अलग अलग कैटेगरीज में ग्लोबल फाइनेंस अवार्ड अनाउंस किए। इनमें दो कैटेगरी में भारत के एसबीआई को अवार्ड मिला है। एक है वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 और बेस्ट बैंक इन इंडिया 2025। ये दोनों कैटेगरी में इंडिया के जिस बैंक को अवार्ड दिया गया वो एसबीआई को दिया गया। एक जो यहां पर आप देख रहे हैं ये कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के आधार पर है, वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक, ओके। और सेकेंड इंडिया में सबसे बेस्ट बैंक जो कि काम कर रहा है उसके आधार पर दिया जाता है। तो ये दो कैटेगरी में एसबीआई को अवार्ड दिया गया। ग्लोबल फाइनेंस अवार्ड हर साल दिए जाते हैं। दुनिया में ऐसी बैंक को दिए जा सकते हैं, इंस्टीट्यूशन को, बेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दिए जाते हैं, उनके काम के लिए अलग अलग कैटेगरीज में दिए जाते हैं। कौन देता है? ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन देती है, और 1987 में यह अवार्ड शुरू किए गए थे। एसबीआई की बात करें, भारत का सरकारी क्षेत्र में सबसे बड़ा बैंक है। 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। वैसे इसके पहले भी अलग अलग रूप में यह देखने को मिलता है, लेकिन जो एसबीआई बना ना वो 1 जुलाई 1955 को बना है। महाराष्ट्र के मुंबई में हेडक्वार्टर CS शेट्टी इसके चेयरमैन के पद पर है। सबसे पहली बार इंडिया में 1806 2 जून 1806 एक बैंक की स्थापना की गई, बैंक ऑफ कोलकाता या बैंक ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता था। आगे चलकर दो और बैंक बनते, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। इन फ्यूचर 1921 में इन तीनों बैंकों को मर्ज किया जाता है और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया जाता है। अब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 के बाद कंटिन्यू रहा। फिर जब भारत आजाद हुआ तो फाइनली 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 पारित किया गया और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के अंतर्गत। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो ईयर माना जाता है स्थापना का वो 1955 का माना जाता है। हालांकि उसके पहले अलग अलग बैंकों को मिलाकर इसकी स्थापना हुई है। डन। आईटीबीपी अपना 64वां स्थापना दिवस मना रहा है। आईटीबीपी की स्थापना कब की गई थी? 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। उसी दिन इंडिया में भारत तिब्बत सीमा पुलिस या इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी, इनका भी स्थापना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इतिहास में 24 अक्टूबर 1962 को आईटीबीपी की स्थापना की गई थी। और नाम से समझ में आ जाएगा कि इंडिया और तिब्बत की बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए काम करती है आईटीबीपी। 1962 में इंडिया और चाइना का जब वॉर हुआ था ना, तो उस वॉर के बाद इंडिया और तिब्बत की बाउंड्री की सिक्योरिटी के लिए आईटीबीपी को बनाया गया था। इंडो तिब्बतन या इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। 2025 में इसका 64वां स्थापना दिवस है। स्थापना 24 अक्टूबर 1962 में की गई थी। एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है।
प्रवीर कुमार इसके डायरेक्टर जनरल के पद पर है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आईटीबीपी काम करता है। 64वां स्थापना दिवस से 2025 में स्थापना ईयर पूछा जाए तो यह है 1962, 24 अक्टूबर। किस भारतीय खिलाड़ी को मिलानो कॉर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक का टॉर्च बीरर नामित किया गया है? तो यहां पर 2026 में विंटर ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है इटली में। इटली के 2 शहरों में, मल्टीपल सिटीज में इसका आयोजन किया जाएगा, स्पेशली 2 शहरों में, एक है इटली का मिलान और एक है इटली का कॉर्टिना सिटी। तो इसीलिए मिलानो कॉर्टिना 2026 विंटर ओलंपिक्स। इसमें टॉर्च बीरर नामित किया गया है इंडिया की ओर से अभिनव बिंद्रा को। टॉर्च बीरर का काम क्या होता है जानते हैं? क्या होता है ना, ओलंपिक शुरू होने से पहले ओलंपिक की मशाल जलाई जाती है ना, ग्रीस में, एथेंस में ओलंपिक की मशाल जलाई जाती है सूर्य की रोशनी से, और फिर सारे प्लेयर हजारों की संख्या में अलग अलग देशों के जो ओलंपिक के प्लेयर्स रहे उन्हें उन देशों में टॉर्च बीरर बनाया जाता है और वो उस टॉर्च को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाते हैं। वो जो फ्लेम होती है ना, मशाल जिसको हम बोलते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस, पर्टिकुलर प्लेस होता है कि यहां से यहां तक आपको लेके चलना है, तो वो इस हजारों की संख्या में सारे महाद्वीपों में वो मशाल घुमाई जाती है और फिर फाइनली जहां पर ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है उस देश की सिटी में उस मशाल को ले जाकर स्थापित किया जाता है, और जब वो स्थापित हो जाती है तो वहीं से ऑफिशियली ओलंपिक की शुरुआत मानी जाती है उस ईयर के। ठीक है, तो इसी तरीके से टॉर्च बीरर बने हैं इंडिया की ओर से अभिनव बिंद्रा। विंटर ओलंपिक 2026 के आयोजन मिलानो कॉर्टिना शहर, जो कि इटली के शहर हैं, यहां पर किया जाने वाला है। यह है अभिनव बिंद्रा, भारत के लिए व्यक्तिगत गोल्ड जीतने वाले ओलंपिक के पहले खिलाड़ी। 2008 में जो ओलंपिक हुआ था ना, बीजिंग ओलंपिक, उसमें इन्होंने राइफल शूटिंग में, भारत इंडियन शूटर है तो राइफल शूटिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था, पहला व्यक्तिगत गोल्ड लाने वाले इंडियन। तो अभिनव बिंद्रा को मिलानो कॉर्टिना 2026 विंटर ओलंपिक में टॉर्च बीरर बनाया गया है। वैसे 2024 में जो पेरिस ओलंपिक हुआ था ना, उसमें भी टॉर्च बीरर यही बने थे भारत की ओर से अभिनव बिंद्रा। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई टॉर्च बीरर जो होते हैं वो क्या करते हैं, और जो ओलंपिक की फ्लेम होती है, मशाल होती है, वो किस तरीके से जलाई जाती है और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उसे ले जाया जाता है। जो फ्लेम जलाई जाती है जिसको लेकर ये चलते हैं वो यूनिटी और पीस का प्रतीक है ना। एथेंस से ये जलाई जाती है और फिर सारे देशों में घूमकर होस्ट सिटी तक जाती है और फिर वहां से ऑफिशियली ओलंपिक शुरू होते हैं। अभिनव बिंद्रा भारत के उत्तराखंड राज्य से आते हैं, इंडिविजुअल कैटेगरी में गोल्ड लाने वाले पहले इंडियन। बीजिंग ओलंपिक में मेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में इन्होंने गोल्ड जीता था 2008 में। इंडियन ओलंपिक कमेटी एथलीट्स कमीशन के मेंबर भी हैं ये वर्तमान में। अवार्ड देखिए तो सन 2000 में अर्जुन अवार्ड इनको दिया जा चुका है, 2002 में इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया था और 2009 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। तो समझ में आ गया होगा। और 2026 में विंटर गेम्स या विंटर ओलंपिक का आयोजन कहां किया जा रहा है, तो ये इटली में किया जा रहा है, इटली के 2 शहरों में। वैसे इटली के द्वारा ये तीसरा विंटर ओलंपिक है, ऑल ओवर ओलंपिक मिला लें तो फिर ये चौथा ओलंपिक है जो कि इटली में आयोजित किया जा रहा है, लेकिन विंटर ओलंपिक ये इटली में तीसरा है जो आयोजित किया जा रहा है। और पहला ओलंपिक है जो कि मल्टीपल सिटीज में आयोजित किया जा रहा है, मतलब इटली के 2 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा, मिलान और कॉर्टिना। नेक्स्ट ईयर 6 से लेकर 22 फरवरी 2026 तक। भारत की पहली रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली कहां पर लॉन्च की गई है? फर्स्ट रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम, इसे लॉन्च किया गया है हाल ही में तमिलनाडु के चेन्नई में। इंडिया की पहली रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली है, चेन्नई तमिलनाडु में इसे लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या है? आप सभी को पता है लौटते हुए मानसून की जो बारिश होती है ना, तमिलनाडु के पूर्वी तटों पर होती है और इससे चेन्नई बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। हर साल लगभग चेन्नई में बाढ़ आती है, तो चेन्नई और उसके आसपास के एरिया में रियल टाइम फ्लड का प्रिडिक्शन किया जा सके, है ना, फ्लड के बारे में पहले से ही पूर्वानुमान लगाया जा सके, इसलिए इंडिया का पहला रियल टाइम फ्लड फोरकास्ट सिस्टम लगाया गया है तमिलनाडु के चेन्नई में।
107 करोड़ की ऑलमोस्ट इसकी लागत आई है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा इस प्रोजेक्ट को फंडिंग दी गई है, वर्ल्ड बैंक ने मदद की है और ये इंडिया का पहला रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम है। यूज कैसे होगा, देखिए नॉर्मली क्या करेगा, चेन्नई में जैसा कि मैंने आपको बताया कि बार बार फ्लड आते हैं। अब क्या करेगा ये कि पहले से ही ऐसी क्षेत्र जहां पर बाढ़ आने की संभावना है वहां पर रिवर्स टैंक सिटीज के एरिया को स्टडी करेगा, एनालिसिस करेगा कि कहां कहां पर बाढ़ आ सकती है, कैसी कंडीशन है, बादल कितने ज्यादा है ना। तो पहले से इसने पूर्वानुमान लगाया, पूर्वानुमान लगाने के बाद जहां पर सबसे ज्यादा बाढ़ का चांसेस है उसके लिए पहले से अलर्ट देगा सिस्टम कि भाई इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बाढ़ आ सकती है, सबसे तेज फ्लड आ सकता है। तो जो वहां की स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इमीडिएट वहां से जो लोग हैं उन्हें पहले ही रेस्क्यू कर पाएगी, थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बचा पाएगी और उसके लिए जो भी बाढ़ को रोकने के लिए किया जा सकता है या फिर कम से कम नुकसान हो जान मान का, तो इसीलिए ऑल ओवर ये सिस्टम पहले से ही बाढ़ की पूर्वानुमान दे पाएगा रियल टाइम, क्योंकि ये चीजों को कंसीडर करेगा तो जल्दी बाढ़ से पहले ही ये बता पाएगा कि किस किस सिटी में, तमिलनाडु में या चेन्नई के क्षेत्रों में बाढ़ आने वाली है। तो इंडिया में अभी तक ऐसा सिस्टम था नहीं, तो ये रियल टाइम फ्लड फोरकास्ट सिस्टम पहली बार इंडिया में लगाया गया है तमिलनाडु के चेन्नई में। पीयूष पांडे जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थे? पीयूष पांडे बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं, ये एडवर्टाइजिंग से संबंधित व्यक्ति है। इनके काफी सारे ऐड हैं जो कि आपने टीवी पर देखे होंगे, जो आपको याद भी होंगे, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐड बनाया करते थे, बहुत ही फेमस व्यक्ति भी है पीयूष पांडे, हाल ही में इनका निधन हो गया। अच्छा, आपने पल्स पोलियो अभियान में 2 बूंद जिंदगी की सुना होगा, है ना। एशियन पेंट में सुना होगा, हर घर कुछ कहता है, फेविकोल का जोड़, है ना, छूटेगा नहीं, और वोडाफोन के जूजू वाले ऐड देखे होंगे। इवन 2014 में जब बीजेपी गवर्नमेंट आई थी तो अब की बार मोदी सरकार, है ना, ये जो सारे ऐड है ना ये पीयूष पांडे के, तो बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं। हम इनको नॉर्मली क्या होता है कि बैक स्टेज इनका काम है, तो हमने इनको कभी टीवी पर नहीं देखा होगा, लेकिन ये बहुत ही फेमस व्यक्ति है इंडिया में। बहुत अच्छी अच्छी टैगलाइन इन्होंने दी है पीयूष पांडे ने, तो एडवर्टाइजिंग से संबंधित व्यक्ति हैं ये, बहुत ही फेमस। हाल ही में इनका निधन हो गया पीयूष पांडे का 70 वर्ष की आयु में। फेमस एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट, इंडियन कल्चर को मिलाकर भारत में एडवर्टाइजमेंट के लिए जाने जाते हैं। राजस्थान के जयपुर से आते हैं। 2016 में इनको भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया है। पल्स पोलियो अभियान और बहुत सारे इन्होंने गवर्नमेंट के भी काफी सारे स्लोगन दिए, तो 2016 में पद्मश्री से इनको सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, कौन है? पीयूष पांडे, 70 वर्ष की आयु में हाल ही में इनका निधन हो गया। एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट। भारतीय मूल के इतिहासकार सुनील अमृत को उनकी किस कृति के लिए 2025 ब्रिटिश एकेडमिक बुक प्राइज से सम्मानित किया गया है? भारतीय मूल के एक हिस्टोरियन है, इतिहासकार है, जिनका नाम है सुनील अमृत। येल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। इनकी एक बुक के लिए इनको ब्रिटेन में ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज से सम्मानित किया गया 2025 में। इनकी बुक का नाम है द बर्निंग अर्थ, एन एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर। इस बुक को लिखने का श्रेय दिया जाता है किसे? ये हैं सुनील अमृत, ये हैं और ये इनकी बुक है। ठीक है, तो इनकी किताब को हाल ही में 2025 में ब्रिटिश एकेडमिक बुक प्राइज से सम्मानित किया गया। इस किताब में इन्होंने पृथ्वी की 500 साल की इन्वायरमेंटल हिस्ट्री के बारे में बताया कि पृथ्वी की इन्वायरमेंटल हिस्ट्री पिछले 500 साल में कैसी रही, किस दौर में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है इन्वायरमेंट को, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है पूरे वर्ल्ड में, जो औद्योगिक क्रांति आई है, उसके बाद इन्वायरमेंट को कितना ज्यादा इफेक्ट हुआ, तो इसके बारे में अपने इस बुक में बताया है सुनील अमृत ने। तो 2025 में इन्हें दिया गया, भारतीय मूल के इतिहासकार है, येल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, इनको दिया गया ब्रिटिश एकेडमिक बुक प्राइज 2025। यह नॉर्मली लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है। ऐसा लिटरेचर जो कि मानवता, सोशल साइंस के फील्ड में दुनिया के बेस्ट जो नॉन फिक्शन बुक है उनको दिया जाता है, जो अवेयरनेस फैलाते हैं और इससे काम करते हैं उनको दिया जाता है। द ब्रिटिश एकेडमी यह अवार्ड देती है, 2013 में इसको शुरू किया गया था। इसकी प्राइज मनी 25,000 पाउंड है। ब्रिटिश एकेडमी ब्रिटेन में
सोशल साइंस के यूके की नेशनल एकेडमी है, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज की एक नेशनल एजेंसी है, नेशनल एकेडमी के रूप में काम करती है। 1902 में इस संस्था की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर लंदन में। यह अवार्ड देती है ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज, जो कि दिया गया भारत के सुनील अमृत को इनकी बुक के लिए। लास्ट क्वेश्चन, अत्यधिक गरीबी से मुक्त घोषित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? एक्सट्रीम पॉवर्टी मतलब बहुत ज्यादा गरीबी, इससे मुक्त होने वाला इंडिया का पहला राज्य बना है केरला। ठीक है, केरला ने अपने यहां पर जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। 1 नवंबर को सीएम पिनराई विजयन, जो कि केरला के सीएम हैं, ये ऑफिशियली केरला को घोषित कर देंगे एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री स्टेट। देखिए क्या होता है एक्सट्रीम पॉवर्टी, समझो। इंडिया में तो एक्सट्रीम पॉवर्टी की कोई भी डेफिनेशन नहीं है, लेकिन वर्ल्ड बैंक की एक डेफिनेशन है। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग अगर कोई भी व्यक्ति रोज 188 रुपीस के बराबर या उससे कम खर्च करता है तो फिर वो एक्सट्रीम पॉवर्टी की लाइन में माना जाता है। आप समझो 188 रुपीस अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट ये $2.25 के आसपास होगा। तो वहां पर वर्ल्ड बैंक की ये जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि अगर $2.25 से कम कोई एक दिन का खर्च कर रहा है या उसकी इतनी ही क्षमता है, खर्च कर रहा मतलब इतनी ही क्षमता है या इससे कम खर्च कर रहा है, तो वो एक्सट्रीम पॉवर्टी का शिकार। इंडिया में हमको नहीं लगता कि 80% लोग 188 रुपीज रोज भी खर्च करते होंगे, है ना। तो ठीक है, पर भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी की वैसे तो कोई भी डेफिनेशन नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि जिसके पास बेसिक इनकम, शेल्टर, फूड, हेल्थ नहीं है तो फिर वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में आता है। अब क्या हुआ था, नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी 2021 में, इन्होंने केरला में सबसे लोएस्ट पॉवर्टी रेट पाया था कि भाई यहां पर सबसे कम पॉवर्टी रेट है। केरला में 0.7% पॉवर्टी रेट है, सबसे कम। तब केरला ने बोला कि हम इसको भी खत्म करेंगे। तो केरला ने प्रॉपर सर्वे किया, स्टडी की, और जो 64,006 फैमिली है राज्य की जो कि एक्सट्रीम पॉवर्टी में थी, उनके लिए प्रोग्राम से शुरू किए, उनके लिए प्रॉपर प्लान्स बनाए फैमिली के लिए, ताकि उन्हें एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकाला जा सके। उनका डॉक्यूमेंटेशन किया गया, फूड, हेल्थ, अच्छा जीवन यापन, शेल्टर, उनको सब दिया गया, और केरला ने एक्सट्रीम पॉवर्टी को खत्म किया अपने यहां पर। तो इंडिया का पहला राज्य केरला बनेगा ऑफिशियली, जो जहां के सीएम खुद का अनाउंस करेंगे एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री स्टेट। आई होप समझ में आऊगा। तो यहां पर हमने 25 अक्टूबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस किया, एक एक फैक्ट को समझा, एक एक क्वेश्चन को समझा। इंटरेस्टिंग सेशन था, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे आज। अब हम आ जाते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर पर, रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेस असेसमेंट 2025 के अनुसार कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत की वैश्विक रैंक क्या है? तो इंडिया की रैंक है 9th, कल हमने बात की थी इसकी। बोलीविया के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो ये बने हैं बोलीविया के रोड्रिगो पास। अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप फाइनल किसने जीता है? तो ये जीता है किसने? मोरक्को। सिविल मिलिट्री फ्यूजन एज द मैट्रिक ऑफ नेशनल पावर एंड कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया? इस बुक को लिखने का श्रेय दिया जाता है लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला को। फिर 2025 एशियाई युवा खेलों का आयोजन कहां किया जा रहा है? 2025 एशियाई युवा खेलों का आयोजन किया जा रहा है बहरीन में। संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल कब मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन डे, ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर। निंगोल चक्कोबा त्योहार किस कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है? तो इसे मणिपुर में मैतेई कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है। किस देश में 30 दिन का आपातकाल घोषित किया गया? तो 30 दिन की नेशनल इमरजेंसी लगाई है दक्षिण अमेरिकी देश पेरू ने। हाल ही में एकनाथ वसंत चिटनिस का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? एकनाथ वसंत चिटनिस स्पेस साइंस के क्षेत्र से ये संबंधित थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। फिर भारत और जापान के बीच में आयोजित जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज जेमैक्स 2025 का आयोजन कहां किया गया है? यह आयोजन किया गया जापान के योकोसुका शहर में। ये सारे करंट अफेयर कल के थे, हमारे रिवाइज हो जाते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर लेने। देखिए,
पहला हमारा क्वेश्चन था, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीक को अपनाया गया? तो यह राज्य है कर्नाटका। किस व्यक्ति की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी 13 भाषाओं में अनुवाद किया गया था? तो आप सभी को पता था इसके बारे में, एपीजे अब्दुल कलाम, विंग्स ऑफ फायर। 13 लैंग्वेजेस में इसे ट्रांसलेट किया गया था। फिर किसने रानी लक्ष्मीबाई के पुत्र को राजगद्दी पर बैठने से मना कर दिया था? तो यह था लॉर्ड डलहौजी, जिनके समय में हड़प नीति लाई गई थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लाया गया था। हड़प नीति या व्यपगत का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर हो जाते हैं। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, 97th ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट पिक्चर का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? वास्तुकला के नोबेल के रूप में जाने जाने वाला प्रित्जकर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? और भारत के 76th रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट कौन थे? तीनों क्वेश्चन को कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चंस का। आई होप सेशन पसंद आया होगा। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।